बच्चों, कल एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें विलियम रॉक्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करी थी, जो इन्होंने भ्रूणीय प्रेरण पे एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद हैंस ड्रिस के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके बारे में चर्चा करी थी। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे। स्वेन हॉर्स स्टेडियस ने इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। जो हॉर्स स्टेडियस ने सी अर्चिन पे प्रयोग किए थे। इन्होंने जो 8 कोशिकीय भ्रूण में जो रेखांशित रूप से विभाजित कर दिया, उसको जैसे कैसे डायग्राम में बताया गया है, इसको रेखांशित रूप से विभाजित किया और ये देखा कि जो इससे आगे डेवलपमेंट होता है वो सामान्य लार्वा का होता है। लेकिन इसी अवस्था को जब इन्होंने अपन इक्वेटोरियल विषुवतीय रेखा के रूप से विभक्त किया तो ये देखा कि जो अर्धांश है इसका वो पूर्ण लार्वा विकसित नहीं होता है, जबकि मतलब इसके पीछे वाला जो भाग होता है, पृष्ठ भाग होता है एनिमल हाफ का, उसमें सीलिएटेड एपिडर्मल कोशिकाओं युक्त ये डोर ब्लास्टुला जो है वो बन जाता है। और जबकि इसके वेंट्रल हिस्से में जो वेंट्रल पार्ट है वो असामान्य एबनॉर्मल भ्रूण का जो है वो एक तरह से निर्माण होता है। एक हॉर्स्टेडियस ने एक अन्य प्रयोग और किया, जिसमें ये देखा कि यदि अनफर्टिलाइज्ड एग को अपने रेखांशित और विषुवतीय मतलब मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल रूप से विभाजित करते हैं तो अंडे का जो मीरोगोन होता है वो परिवर्तित हो सकते हैं और इनमें जो अगुणित केंद्रक जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। यदि मीरोगोन में केंद्रक नहीं होता है तो उसका यदि निषेचन हो जाए तो वो भी जो है आगे परिवर्तित हो जाता है, यानी उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। अंडे को यदि रेखांशित रूप से विभक्त होता है तब तो वो सामान्य लार्वा निर्मित करता है, और यदि उसको विषुवत रेखीय रूप से विभक्त करते हैं तो वही डोर ब्लास्टुला और अधर भाग में जो है सामान्य लार्वा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट उन्होंने सी अर्चिन पे आंशिक रूप से जो मोजेक परिवर्तन है उनके गुण को बताया, जैसा इस डायग्राम में बताया गया है। तो ये तो एक पिक्टोरियल रूप से उसको अलग करके सेपरेट करके और एक मेरिडोनल रूप से सेपरेट करके प्रयोग किए। एक अन्य प्रयोग में हॉर्स्टेडियस ने ये देखा कि सी अर्चिन का जो 64 कोरक खंड प्रावस्था थी उसमें सभी 6 स्तरों पे जो भी प्रेजेंटिव भविष्य था, इनका संभावित भविष्य था, उनको ज्ञात किया इन्होंने। जो एनिमल पोल है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं और वेजिटल पोल पे जो ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं उनसे उनकी जो प्रथम पंक्ति थी उससे तो एंडोड्रम का निर्माण करते हैं, और जो सेकेंड लेयर की अपने कह सकते हैं वेजिटल स्तर होती है उससे एंडोड्रम का निर्माण होता है। लेकिन जो माइक्रोमियर्स हैं वो मेसोड्रम का निर्माण करते हैं। और इसके पश्चात हॉर्स्टेडियस ने जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन होते हैं, निषेचन झिल्ली होती है, उसको भी पृथक कर दिया और 2 पृथक पृथक स्तरों के कोरक खंडों के भविष्य को देखा। उसमें इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो एनिमल पोल की कोशिकाएं हैं उससे तो डोर ब्लास्टुला का निर्माण करती हैं, और जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल संयुक्त रूप से यदि रहते हैं तो इनकम्प्लीट लार्वा का निर्माण करते हैं। और एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो द्वितीय इसकी अवस्था होती है, अपन पंक्ति होती है, उसको संयुक्त रूप से पहचानने पर पहचानने योग्य लार्वा का निर्माण करते हैं। और इनमें मेसोड्रम का निर्माण जो होता है वो वेजिटल स्तर की जो दूसरी लेयर होती है वो करती है। और इसी तरह से जो एनिमल पोल और जो माइक्रोमियर्स हैं यदि संयुक्त रूप से वो भी पहचानने योग्य लार्वा का निर्माण करते हैं, और एंडोड्रम का निर्माण जो होता है
वो एनिमल पोल की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। ये कुछ निर्णय हॉर्स्टेडियस ने अपने सी अर्चिन के पर प्रयोग करके किए, जैसा कि इन डायग्राम में अपन को दिखाया गया है। नॉर्मल डेवलपमेंट में इस तरह का प्लूटेस लार्वा बनेगा। एनिमल यदि हाफ अलोन होगा तो वही डोर ब्लास्टुला और कंप्लीट जो एनिमलाइजेशन होगा, और यदि एनिमल हाफ और एक लेयर होगी अपने वेजिटल पोल की तो इस तरह से विकास होगा। और एनिमल हाफ और वेजिटल पोल की 2 लेयर यदि साथ में होगी तो रिकग्नाइजेबल लार्वा जो है विद मेसोडर्म अपने को निर्मित होगा। और एनिमल पोल का हाफ पार्ट और माइक्रोमियर्स को यदि सम्मिलित करते हुए लेते हैं तो रिकग्नाइजेबल लार्वा और एंडोड्रम लेयर के साथ निर्मित होगा। तो ये कुछ प्रयोग थे जो हॉर्स्टेडियस के द्वारा किए गए थे। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अंडे में 2 प्रकार की जो ग्रेडियंट है, प्रवणता है, वो पाई जाती है। एक तो एनिमल ग्रेडियंट और एक वेजिटल ग्रेडियंट। ये बताया कि जो एनिमल ग्रेडियंट है वो सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर कम होती जाती है। जो सक्रिय प्रवणता है वो अपन कह सकते हैं एनिमल पोल से जैसे ही अपन वेजिटल पोल की ओर जाते हैं तो प्रवणता जो है वो ग्रेडियंट कम होती जाएगी। और जो वेजिटल ग्रेडियंट होती है, अल्पक्रिय प्रवणता होती है, वो वेजिटल पोल से एनिमल पोल की ओर कम होती जाती है। दोनों विपरीत दिशा में अपन कह सकते हैं कार्य करती है। ये प्रयोग तो हॉर्स्टेडियस ने किए। अपने विलियम रॉक्स के द्वारा और ये हॉर्स्टेडियस के द्वारा इनके प्रयोगों को देखा। अब अपन देखते हैं हैंस स्पीमेन के द्वारा, जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंतर्गत। इसमें हैंस स्पीमेन ने जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है, नियमनकारी परिवर्तन होता है, उसमें जो सेग्रीगेट कोरक खंड मतलब को अलग कर दिया और सामान्य भविष्य की तुलना में ये देखा कि इसमें अधिक जो है पोटेंसी जो है वो पाई जाती है। अलग करने पर कोरक खंडों को अलग कर दिया। रेगुलेटिव परिवर्तन में उन्होंने कोरक खंड को अलग किया और ये देखा कि जो सामान्य फ्यूचर होता है उसके अपेक्षा इसमें अधिक जो है पोटेंसी पाई जाती है। और पुनर्व्यवस्थित करने पे कोरक खंड पे नवीन वातावरण की स्थिति के अनुसार वो जो है अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जो प्रारंभिक गुण होते हैं विदलन की प्रावस्थाओं में तभी तक ये मतलब कह सकते हैं अपने सीमित रहते हैं। बाद के कोरक खंडों में भविष्य का निर्धारण क्योंकि हो चुका होता है। हैंस स्पेन ने जो सैलामेंडर के अंडे थे उस पर प्रयोग किए थे और उन्होंने ये पाया कि प्रारंभिक के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनसे तो संपूर्ण लार्वा विकसित होने की क्षमता पाई जाती है। और ये देखा कि जाइगोट का जो प्रथम विदलन में यदि जो इसकी मुख्य अक्ष है उसके अनुरूप उन्होंने एक हेयर की सहायता से, बाल की सहायता से उसमें गांठ लगा दी, सेंट्रल एक्सिस पे बांध दिया, जिसे जो न्यूक्लियस की घटनाएं थी वो एक तरफ ही संपन्न हुई क्योंकि उसके हेयर्स के द्वारा इसको गांठ लगा दी गई थी। तो संयोगवश ये देखा कि जो 16 कोशिकी की अवस्था थी, 16 सेल की स्टेज थी, तो उसमें एक केंद्रक जो है कंस्ट्रक्शन के कारण संकीर्णन के द्वारा जो बिना केंद्रक वाला भाग था उसमें विस्थापित हो गया थोड़ा सा केंद्रक। और अब इस भाग में फिर विदलन प्रारंभ हो गया और बाल को थोड़ा और कस दिया तो दोनों अर्धांशों में एक तरह से अपन कह सकते हैं ट्विंस लार्वा जो है वो विकसित हो गए। तो इस पर आधार पे स्पेन ने ये निष्कर्ष निकाला कि विदलन की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं वो ब्लास्टोमियर्स में या कोरक खंडों में संपूर्ण भ्रूण को निर्मित करने की क्षमता रखती हैं। इसी प्रकार इन्होंने सैलामेंडर के जो ब्लास्टोमियर्स थे वो सी अर्चिन के समान ही
होते हैं। इसी प्रकार स्पीमैन ने एक और प्रयोग दोहराया जिसमें ये देखा कि रोम वही हेयर के द्वारा प्रथम विदलन के तल के लंबवत, जो प्रथम विदलन तल होता है उसके लंबवत जो मुख्य अक्ष थी उसको बांध दिया, और ये पाया कि केंद्रक दोनों तरफ लगातार विभाजित होते रहे, लेकिन लार्वा का निर्माण तो केवल एक ही तरफ हुआ। दूसरी तरफ जो असंगठित केंद्रक था उसमें एक टिश्यू के पिंड का निर्माण हो गया, असंगठित उत्तक पिंड का निर्माण हो गया, और इस पिंड को स्पीमेन ने बॉच स्टक नाम दिया, जिसको बेली पीस कहते हैं। और इसमें ये देखा कि फेफड़े, आंत, यकृत की कोशिकाएं तो उपस्थित थी, परंतु जो कंकाल और तंत्रिका कोशिकाएं थी वो अनुपस्थित थी। तो इस प्रकार के दोनों प्रयोगों में इनको भिन्न भिन्न परिणाम मिले। इसकी व्याख्या के अनुसार कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे मतलब घटक अपन कह सकते हैं, फैक्टर मौजूद रहते हैं जो डेवलपमेंट को, परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। जो एम्फीबियंस प्राणु हैं जहाँ पे उसमें स्पर्म अपन कह सकते हैं प्रवेश करता है, उसकी विपरीत दिशा में एक ग्रे क्रिसेंट अर्धचंद्राकार धूसर नवेंदु, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन, वो निर्मित हो जाता है। जब सामान्य विदलन में तो क्या होता है, जब सामान्य क्लीवेज होता है तो ये ग्रे क्रिसेंट है उसका आधा आधा विभाजित हो जाता है, और दोनों कोशिकाओं में अपन कह सकते हैं यदि उनको पृथक कर दी जाए उसी प्रथम विदलन के दौरान ही, तो दो जुड़वा लार्वा जो है वो विकसित हो जाते हैं। लेकिन स्पीमैन का जो दूसरा प्रयोग था जिसमें दूसर जो नवेंदु था, ग्रे क्रिसेंट था, केवल एक कोशिका में ही था और दूसरी कोशिका में इसका अभाव होता है। तो इस कारण जो ग्रे क्रिसेंट की कोशिका होती है उससे लार्वा का निर्माण हो जाता है, जबकि जहाँ पे दूसरी कोशिका है जिसमें ये ग्रे क्रिसेंट नहीं है उसमें बॉच स्टक का निर्माण होता है, वही बेली पीस का। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो ये ग्रे क्रिसेंट है इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो एम्ब्रियोनिक परिवर्धन को नियंत्रित करते हैं। तो ये स्पीमैन ने अपने प्रयोगों में इस तरह से देखा। ये डायग्राम उसी को दर्शा रहा है। फर्स्ट क्लीवेज है, ग्रे क्रिसेंट किसमें है, जिसमें नहीं है उसमें बॉच स्टक का निर्माण हुआ, जिसमें दूसर ग्रे क्रिसेंट था उसमें नॉर्मल लार्वा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ग्रे क्रिसेंट, या जिसको अपन हिंदी में दूसर नवेंदु कहते हैं, के द्वारा उन कोशिकाओं का निर्माण होता है जो गैस्ट्रुला भवन को प्रारंभ करती हैं, और ये कोशिकाएं जो हैं वो ब्लास्टोपोर और जो डोर्सल लिप होता है, पृष्ठीय ओष्ठ होता है, उसका निर्माण करती हैं। तो स्पीमैन ने पाया कि जो प्रारंभिक गैस्ट्रुला के जो अपन कह सकते हैं ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड हैं, यदि उनको अपन ट्रांसप्लांट कर दें, प्रत्यारोपित कर दें, तो जो प्रत्यारोपित वाला ग्राफ्टेड जो ब्लास्टोमियर है वो उस अतिथ्य उत्तक के जो भी क्षेत्रीय वातावरण है उसके अनुरूप परिवर्तित होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं का जो भविष्य है अभी निर्धारित नहीं हुआ है। यदि लेट ग्लास्टुला की कोशिकाओं में यही अतिथ्य उत्तकों को प्रत्यारोपित किया जाए तो जो ग्राफ्टेड सेल्स होंगी उसके अनुरूप स्वतंत्र रूप से वो परिवर्तित होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक गैस्ट्रुला अवस्था में तो जो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है वो पाया जाता है, जबकि जो लेट अपन कह सकते हैं गैस्ट्रुला अवस्था में ऑटोनोमस डेवलपमेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार गैस्ट्रुला के अंत में कोरक खंडों की जो सामर्थ्य होती है, कॉम्पिटेंस होती है, वो लिमिटेड रह जाती है, सीमित हो जाती है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो डिटर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये कुछ टेबल में बताया गया कि जो प्रारंभिक गैस्ट्रुला में जो संभावी न्यूरल प्लेट एक्टोड्रम में संभावी एपिडर्मिस हैं, ये यहाँ से अपन सेल को निकाल करके आतिथ्य क्षेत्र में संभावी एपिडर्मिस और समय न्यूरल प्लेट पे लगा दें तो एपिडर्मिस का इसमें तो डिफ्रेंसिएशन होना चालू हो जाएगा न्यूरल प्लेट के एक्टोड्रम का, और निष्कर्ष ये होगा कि ये आश्रित परिवर्तन जो है। और इसी तरह से यदि लेट गैस्ट्रुला में अपन इन्हीं को दाता क्षेत्र से आतिथ्य क्षेत्र में कर दें तो इसमें ऑटोनोमस परिवर्तन जो है वो होता है।
तो जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, प्राथमिक भ्रूणीय प्रेरण है, जो ऊपर जितने भी अपन ने प्रयोगों को विस्तृत रूप से चर्चा की, उसमें एक तो ये होता है कि जो ग्रे क्रिसेंट है वो डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है, और इसकी पुष्टि के लिए स्पीमेन ने अनेक जो है वो प्रतिरोपण के प्रयोग किए थे, और इन प्रतिरोपण को भी इन्होंने 4 प्रकार में बांटा था। एक तो ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, होमोप्लास्टिक, हिट्रोप्लास्टिक और जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। जो ऑटोप्लास्टिक के अंदर क्या था कि जब एक ही भ्रूण के कुछ अंश को काटकर पुनः उसी भ्रूण में प्रत्यारोपित कर दें, सेम मतलब एम्ब्रियो में प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो उसको ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और जब एक ही जाति के एम्ब्रियो का अंश उसी जाति के दूसरे भ्रूण में यदि प्रत्यारोपित करते हैं, जाति स्पीसीज तो सेम है, एम्ब्रियो अलग अलग है, तो उसको अपन होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और तीसरा है हिट्रोप्लास्टिक, जब एक ही जीनस की 2 प्रजातियां हों, जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, और उसके मध्य अपन कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो प्रत्यारोपण करते हैं तो उनको अपन हिट्रोप्लास्टिक कहते हैं। और एक और है इसका जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ये है यदि 2 दूर के संबंधों वाली प्रजातियां, यानी स्पीसीज ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, जीनस भी अपन कह सकते हैं अलग हो सकते हैं, उनके मध्य कोई सेल्स का अपन प्रतिरोपण किया जाए तो वो जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो स्पीमेन और गैन गोल्ड ने ये जो ट्राइटूरस टेनिटस है वर्णयुक्त, और एक ट्राइटूरस क्रिस्टेटस है अवर्णयुक्त, इनके मध्य कई प्रतिरोपण के प्रयोग किए थे। इसमें ये जो ट्राइटूरस क्रिस्टेटस है, मतलब अवर्णयुक्त जो था, इसके प्रारंभिक गैस्टुला, जो प्रारंभिक गैस्टुला होता है उसके जो डोर्सल लिप होती है वो ट्राइटूरस टेनिटस के प्रारंभिक गैस्टुला के पार्श्वरोष्ठ में प्रत्यारोपित कर दिए इन्होंने, जो लगभग जो द्वितीयक भ्रूण होता है उसका निर्माण हो गया। और इस प्रकार से मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो डोर्सल लिप है वो पूरे संपूर्ण भ्रूण के संगठन को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। तो इसमें स्पीमैन ने क्या देखा कि जो डोर्सल लिप है को ऑर्गेनाइजर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दे दिया इन्होंने, और जो क्लीवेज के प्रारंभ होने के समय जो ये ऑर्गेनाइजर है जो अपने ग्रे क्रिसेंट में पाया जाता है, और इन कोशिकाओं को ही उन्होंने दूसर देवेंदु जिसमें नहीं होता है उसके कोरक खंडों को बोच स्टैक का नाम दिया था कि बोच स्टैक का निर्माण होता है। तो जो ग्रे क्रिसेंट युक्त जो डोर्सल लिप है वो स्पीमेन के सम्मान में स्पीमेन को स्पीमेन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं अपन। अन्य प्राणियों में भी जो डोर्सल लिप है ऑर्गेनाइजर का कार्य करता है। इसी तरह से चूजे में जो प्रिमिटिव स्टिक का अग्रभाग होता है जिसको हैंसन नोड कहते हैं, वो भी एक तरह से प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का ही काम करता है। तो ये कुछ डायग्राम हैं जो इस सेल्फ डिफरेंशिएशन ट्रांसप्लांटेड डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप के बताए गए हैं। जो टाइप्स हैं इंडक्शन के, ये लो ट्रुप ने भ्रूणीय प्रेरण को निम्न प्रकार से बांटा है। एक तो कहा इन्होंने एंडोजिनस इंडक्शन, एक्सोजिनस इंडक्शन। जो एंडोजिनस इंडक्शन है इसमें क्या होता है कि भ्रूणी कोशिकाएं जो होती हैं वो अंतर्जात रूप से इंडक्टर के कारण स्वयं में विभेदन की क्रिया को प्रारंभ करती हैं, इसलिए इनको एंडोजिनस कहा है। इस प्रकार के प्रेरण में अन्य कारक जैसे असमान विभाजन, छोटी कोशिका या योग युक्त कोशिका या लिथल कोई भी कोशिकीय जो लाइटिक द्वारा वो प्रभावित हो जाती हैं क्योंकि स्वयं में विभेदन होता है। और एक होता है एक्सोजिनस। इस प्रकार के प्रेरण में क्या होता है कि जो भी इसके संपर्क में भ्रूणीय कोशिकाएं आती हैं वो नए प्रकार के विभेदन का प्रतिरूप उनमें संपन्न होता है। जो एक्सोजिनस होती हैं ये 2 प्रकार के इंडक्शन होती हैं, एक तो होमोटिपिक और एक हेट्रोटिपिक।
जब जो इंडक्शन है वो प्रेरक के अपने समान ही ऊतकों का निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं, उनको तो होमोटिपिक। और जब प्रेरण के द्वारा प्रेरक अपने से भिन्न प्रकार के कोई ऊतक का निर्माण करते हैं, उनको अपने हेट्रोटिपिक कहते हैं। ये एक्सोजेनस इंडक्शन के अंतर्गत होता है। तो आज बच्चों अपन इतना ही करेंगे। आगे इसमें जो संगठक की ऑर्गेनाइजर की विशेषताएं हैं और बाकी का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।